नमस्कार। आज मैं इतिहास का एक और ऐसा पन्ना खोलूंगा जो आपको बताएगा कि महज 32 साल का एक शख्स कैसे यूरोप से लेकर के एशिया तक अपना परचम लहरा चुका था। उसने ईरान के विशाल साम्राज्य को अपने घुटनों पर ला दिया था। मैं आज बात करूंगा अरस्तु के शागिर्द सिकंदर महान की, अलेक्जेंडर द ग्रेट की। तो चलिए आज बात करते हैं सिकंदर महान की। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के शहर पेला में हुआ था। सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया और पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। ओलंपिया फिलिप द्वितीय की तीसरी पत्नी थी और वह इसलिए राजा फिलिप के लिए अहम थी क्योंकि उन्होंने राजा फिलिप को बेटा दिया था, मतलब मैसेडोनिया का उत्तराधिकारी दिया था। राजा फिलिप की 356 ईसा पूर्व में उनकी सुरक्षा में तैनात एक सिपाही के द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उत्तराधिकार के संघर्ष में सिकंदर ने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया था और महज 20 साल की उम्र में वह राजा बन बैठा था। असल में सिकंदर बहुत महत्वाकांक्षी था। वह दुनिया को फतेह करना चाहता था। इसी क्रम में सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में अरावेला के युद्ध में ईरान के विशाल साम्राज्य के शासक दारा थर्ड को घुटनों पर ला दिया था। इस फारस के साम्राज्य पर कब्जा करने में उसकी सेना के 5000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिकों की सिकंदर के साथ कदमताल बेहद अहम रही। सिकंदर यहाँ से हिंदू कुश की तरफ आगे बढ़ता है और काबुल घाटी में दाखिल होता हुआ खैबर दर्रे के रास्ते भारत की ओर कूच करता है। तब वह सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था, जहां तक्षशिला के शासक आम्भी ने अपने मित्र शशिगुप्त के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। राजा आम्भी के समर्पण के पीछे उसकी महत्वाकांक्षा थी। वह राजा पोरस के विशाल साम्राज्य को सिकंदर की मदद से जीतना चाहता था। झेलम नदी के किनारे राजा पोरस का शासन था, जो बहुत शक्तिशाली थे। सिकंदर को अपने मुखबिरों से मालूम हुआ कि राजा पोरस के पास एक विशाल सेना है और भीमकाय हाथियों का एक बड़ा दल है। क्योंकि सिकंदर के लिए यह एक नई बात थी। सिकंदर की सेना इस इलाके में काफी लंबे समय से रह रही थी, जिसके चलते हाथियों से लड़ना अब वो जान चुकी थी। बहरहाल युद्ध प्रारंभ होने से पहले सिकंदर ने राजा पोरस को एक संदेश भिजवाया कि वह उनके सामने आत्मसमर्पण कर दे। राजा पोरस ने सिकंदर से मिलने का निमंत्रण तो स्वीकार किया, लेकिन आत्मसमर्पण के बजाय युद्ध को चुना। अंततः युद्ध प्रारंभ हुआ। राजा पोरस इस युद्ध में बड़ी वीरता के साथ अपने 20,000 सैनिकों की सेना का नेतृत्व करते हुए सिकंदर के तकरीबन 50,000 सैनिकों की सेना का डटकर मुकाबला करते हैं। जब तक राजा पोरस लड़ने की स्थिति में रहे, उन्होंने सिकंदर का जमकर सामना किया। राजा पोरस ने काफी वीरता से लड़ाई लड़ी और काफी संघर्ष के बाद घुटने टेके। इस युद्ध को आप हाइडे स्पीस के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था और यूनानी ग्रंथों में झेलम नदी को हाइडे स्पीस के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में राजा पोरस को बंदी बना लिया गया था। जब राजा पोरस को बंदी बना लिया गया तो सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर राजा पोरस के 6 फीट लंबे डील डॉल को देखकर के बड़ा प्रभावित हुआ। सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस ने जवाब दिया कि जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर बड़ा प्रभावित हुआ था और राजा पोरस को बाद में उनका साम्राज्य वापस कर दिया था। इसके बाद सिकंदर व्यास नदी की ओर आगे बढ़ता है। जब सिकंदर की सेना व्यास नदी के किनारे पहुंचती है तो सिकंदर की सेना ने वहां से आगे बढ़ने से मना कर दिया। सेना ने नदी पार करने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि वह एक लंबे समय के अभियान के चलते थक चुके थे और दूसरा कारण एक ये रहा कि आगे मगध का एक विशाल साम्राज्य था और उस मगध के विशाल साम्राज्य की सेना का सामना करना था। इसलिए सैनिक चाहते थे कि इतने बड़े अभियान से पहले वे अपने वतन वापस लौट चले और थोड़ा आराम फरमाए। सेना के थके हौसले के चलते सिकंदर ने यहां से वापस लौटने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में सिकंदर भारत में तकरीबन 19 महीने रुका। सिकंदर के बारे में विंसेंट स्मिथ ने कहा था कि वह भारत में आंधी की तरह आया और चला गया।
वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने से 2 भागों में वापस होती है। एक टुकड़ी जलमार्ग से और दूसरी टुकड़ी स्थल मार्ग से वापस होती है। वापसी के समय 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन के पास मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण उसके शरीर में गहरे जख्म थे, जबकि कई इतिहासकार उसकी मृत्यु के पीछे मलेरिया बीमारी को बताते हैं। बहरहाल विश्व फतेह के अभियान पर निकला सिकंदर भारत में अपने अभियान को अधूरा छोड़ गया। जय हिंद दोस्तों।